1915 किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ बेटा आगे चलकर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी बनाएगा Hyundai। Car maker Hyundai is planning to go public. Sources suggest that the company is looking at an IPO in India. जिसकी सब्सिडरी Hyundai India Motor Limited आज भारत में 25,000 करोड़ का IPO ला रही है। लेकिन आपको पता है इसकी शुरुआत एक छोटी सी कार रिपेयरिंग शॉप से हुई थी, तो फिर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे बना? कैसे Hyundai, टाटा और मारुति सुजुकी को बीट कर रही है? चलो जानते हैं इस वीडियो में। चंग जू यंग Hyundai के फाउंडर जो भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी चला रहे हैं। लेकिन आपको पता है इसकी शुरुआत चंग ने घर से भागकर सोल में जाकर एक कार रिपेयरिंग शॉप से की थी, जहां पर कंपनीज अगर 20 दिन का समय ले रही है वो वही कार की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ना 5 दिन में ठीक करके दे रहे थे। लेकिन आगे की कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनकी कार रिपेयरिंग शॉप को आग लग जाती। ये वो समय था जब ना कोरिया जापान के कंट्रोल में था। Set during the Japanese colonization of Korea, the battleship Island tells how the occupant forces randomly picked citizens for forced labor. फिर 1946 में जब फाइनली उनको इंडिपेंडेंस मिलती है तो ना अपनी दोबारा रिपेयरिंग शॉप खोलते हैं, जिसका नाम पता क्या रखा? Hyundai मोटर सर्विस सेंटर। ये बात ना काफी कम लोग जानते होंगे कि Hyundai सिर्फ कार्स ही नहीं बल्कि रोड्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट बनाती। जैसे 1957 में ना उनको हैन रिवन फुटब्रिज का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला था, जिसको उन्होंने किया अंडर कंपनी Hyundai इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब आप लोग सोचोगे कि फिर Hyundai मोटर कंपनी कब शुरू हुई? 1967 में। तब भी पहले खुद की कार नहीं बनाई बल्कि फोर्ड के साथ पार्टनर करके ना उनकी कार को प्रोडक्शन और असेंबल करने का काम किया। वहां से सीख कर 1975 में फाइनली पहली खुद की कार पोनी कार लॉन्च की। तभी पूरे वर्ल्ड में मातम छा जाता है ऑयल क्राइसिस का। कंपनीज डूब रही थी, बर्बाद हो रही थी। वहीं पर चंग ने ना अपनी पहली यूनिक फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल पर पोनी एक्सेल कार लॉन्च की, जिससे ना वो अमेरिका और कनाडा का एक्सपोर्टर बन गया। बाय द वे भारत में ना सबसे ज्यादा कार्स जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल पर होती है, मतलब जो इंजन है वो सबसे ज्यादा पावर जो है वो फ्रंट व्हील्स को देता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया उनके एक मंत्र की वजह से। Nothing is impossible if you break the mold। भारत में Hyundai की सक्सेस भी इन 3 कारणों की वजह से है। पहला, डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड पीपल कार। देखो 1996 में ना भारत में हिंदुस्तान मोटर, जनरल मोटर, फोर्ड और काफी सारी कंपनीज गाड़ियां बेच रही थी मिड साइज और प्रीमियम सेगमेंट में। फिर उन्होंने नोटिस किया कि ना मारुति सुजुकी भारत में 1980s के मॉडल बेच रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है और 60% का मार्केट शेयर लेकर बैठी है। फिर उन्होंने ना हमारे भारत के लोगों के लाइफस्टाइल, क्लाइमेट कंडीशन और सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स स्ट्रक्चर कि अगर कार की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा तो उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। इन सभी कंडीशन को ना 1 by 1 नोटिस करते हुए सेंट्रो लॉन्च की, जिसमें 2 मसालेदार चीजें ऐड कर दी। पहला, शाहरुख खान। आई नो आपके माइंड में वो गाने सर का पोज आ रहा है, कीप इन माइंड उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। एंड दूसरा, एयर कंडीशनर को इम्प्रूव किया, क्योंकि उस समय ना एयर कंडीशनर टेम्परेचर की वजह से जल्दी खराब हो जाते थे। उस सिस्टम को इम्प्रूव किया ताकि वो साल भर चलते रहे। दूसरा, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज तो हर कोई मिलता है, लेकिन लगता है इस कंपनी ने ना कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, क्योंकि हर बार न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडल, न्यू इंजन से कस्टमर को अट्रैक्ट किया। जैसे 2002 में भारत में पहला CRTI डीजल इंजन लाया। 2008 में भारत में पहली प्रीमियम हैचबैक i20 लॉन्च की। 2015 में मिड SUV सेगमेंट में क्रिएटा लॉन्च की, जो कि आज मार्केट में डोमिनेट कर रही है। अपना पहला ऑनलाइन कार बाइंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय लाए, जिसको आज सारी कंपनीज कॉपी कर रही। और भी बहुत सारी इन्वेंशन किया, जिसको ना वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। तीसरा, बिल्डिंग ट्रस्ट। कस्टमर के बारे में तो हर एक कंपनी सोचती है, लेकिन एम्प्लॉयज के बारे में ना काफी कम लोग ही सोचते हैं। इसीलिए वर्ल्ड दैट मूव्स एज वन थीम के अंदर ना चंग ने Hyundai मोटर फाउंडेशन बनाई, जिसमें वो हर साल हर एक कंपनी की सेल और हर एक मॉडल की सेल पर ना 100 रुपए बचाकर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको डोनेट करें। बात रही एम्प्लॉयज की, तो उनको ना डिग्री से ज्यादा स्किल बेसिस पे चुना जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाई पेरोल। हर एक पर्सन को बेसब्री से इंतजार तो हो ही रहा है। चलो ठीक है, बिजनेस समझ लिया, पर कंपनी कितना ज्यादा पैसा टाटा और मारुति सुजुकी से बना रही है? देखो रेवेन्यू वाइज देखें तो Hyundai कंपनी टाटा और मारुति सुजुकी से काफी पीछे,
लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब जितना भी इन्वेस्टर से अभी तक पैसा रेज किया उसके ऊपर कितना पैसा बना है, उसमें कंपनी ने मारुति सुजुकी जिसके पास 41% का मार्केट शेयर उसको भी पीछे कर दिए। अर्निंग्स में परफॉर्मेंस टाटा कंपनी की कंपैरेटिव काफ़ी अच्छी है। देखो अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो उसमें ना ये 2 पैरामीटर्स आपको देखने ज़रूरी होते हैं। पहला है इन्वेंट्री डेज। इसका सिंपल मतलब ये है कि कंपनी ने जितना भी माल बनाकर बेचा है उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया। अगर एवरेज लेके चले तो मारुति सुजुकी ने लिए हैं 20 डेज, टाटा ने 63 डेज और Hyundai कंपनी ने लिए हैं 36 डेज। इट मीन्स कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है फ्री कैश फ्लो। इसका सिंपल मतलब ये ले लो कि कंपनी के पास कितना फ्री कैश है जो डेली बेसिस के खर्चे उनको निकालने के बाद, तो यहाँ पर भी साइन काफ़ी पॉजिटिव है। इंडिविजुअली भी ना कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए इनफ फंड्स हैं, प्रॉफिटेबल है, इन्वेंट्री, फ्री कैश फ्लो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो एक्टिविटी रेशियो वो भी ना इन्वेंट्री का ही पार्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसमें कैश देख रहे थे, यहाँ पर हम देखते हैं कि साल में कंपनी ने बार बार वो कार कितनी बार बनाकर बेची है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उसको लगाकर कितना पैसा बनाए। मान लो कि कंपनी ने अपने बिजनेस में से 1 रुपये लगाए हैं तो उसके ऊपर 5 रुपये का रेवेन्यू बनाए। इस केस में कंपनी की जो ये रेशियो है दैट इज मॉडरेट। लेकिन लास्ट रेशियो इज अमेजिंग, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब ये है कि कंपनी ने बाहर से जितने भी इन्वेस्टर से पैसा रेज किया उसको बिजनेस में लगा कर ना कितना प्रॉफिट बनाया, जिससे कंपनी डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स इशू करती है। एंड दैट रेशियो इज वेरी गुड। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसको सुनने के बाद वीडियो कट मत कर देना, रिस्क फैक्टर पे ध्यान से सुन लो जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। हर एक कंपनी में ना कुछ खामियां होती हैं, जिसमें से Hyundai की ये 4 खामियां उनको नंबर 2 से नीचे गिराने का दम रखती हैं। नंबर 1 डिपेंडेंसी। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी ना अपनी पेरेंट कंपनी Hyundai मोटर कॉर्पोरेशन पर ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। चाहे रॉ मटेरियल्स खरीदना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवानी है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हर एक काम के लिए ना उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। एंड दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये है कि Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी का ना अपने पेरेंट कंपनी के साथ एक रॉयल्टी एग्रीमेंट है। अब ये क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लो ना आपने किसी से ग्राइंडर खरीदा, अब जब तक आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तब तक आप उसके ओनर को ना पर डे एक फ़ीस पे कर रहे हो, जो वो फीस है उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। तो यहाँ पर ना कंपनी मतलब Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को ना हर साल 2.something% रॉयल्टी पे करी थी, लेकिन जैसे ही IPO आने वाला था वो फीस सीधा 3.5% कर दी। वेट अ मिनट, ये रॉयल्टी उनके प्रॉफिट पर नहीं बल्कि रेवेन्यू पर चार्ज की जा रही। वो भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मॉडल है, मिड SUV सेगमेंट है या फिर प्रीमियम मॉडल। एंड दूसरी बात, ये कंपनी के एक्सपेंसेस का तीसरा बड़ा हिस्सा है। दूसरा प्रोडक्शन। करंटली ना कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल और पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो चेन्नई प्लांट में करी। अभी कुछ ही समय पहले मतलब 2023 में ना उन्होंने तलेगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जनरल मोटर से खरीदा है जो 2026 तक ऑपरेशनल होगा। इन केस इन दोनों प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तीसरा SUV मॉडल। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कंपनी की 50% से ज़्यादा सेल जो है वो मिड SUV सेगमेंट से आ रही है, जिसमें कंपनी डोमिनेट करी। हैचबैक सेगमेंट में तो पिछले 5 सालों में कंपनी अपना मार्केट शेयर गंवाती आ रही है, लेकिन अभी कुछ पॉपुलर मॉडल्स लॉन्च किए हैं जैसे ग्रैंड 10 NIOS, एक i20। अब देखने वाली बात है कि क्या कंपनी हैचबैक सेगमेंट में अपनी डोमिनेंसी बना पाएगी। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फंड रेस हो रहा है ना ये टोटली 100% OFS है, मतलब ऑफर फॉर सेल। कंपनी के पास पैसा नहीं जाने वाला, सीधा प्रमोटर के पास पैसा जाएगा। तो ये मुझे कुछ रिस्क फैक्टर लगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।